सियालकोट के एक अस्पताल में जवान लड़कियों का इस्तेमाल करके 5 औरतों को हमला कैसे किया जाता है, ऐसा राज जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। महमूद रोते हुए कहने लगा, यार मुझे माफ़ कर दे, ये सब मुझे कुछ ही अरसे पहले पता चला। इसीलिए आज तुझे देखकर मैं फ़रार होना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि तेरे सामने बैठूंगा तो सच नहीं छुपा सकूंगा और तेरी खुशी खाक में मिल जाएगी। महमूद की बातें सुनकर वाकई ही मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मैंने अपना और अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट तो करवाया था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि गाड़ी चलाते हुए भी मेरा जहन अपने दोस्त महमूद की बातों की तरफ था। आज मैं बहुत अरसे बाद इससे मिला था। हमने एक साथ लंच भी किया और जब इसे पता चला कि मेरी शादी के 6 साल बाद भी औलाद नहीं है, तो इसने मुझे एक अस्पताल का पता दिया और कहने लगा कि यहाँ हर किस्म की बांझपन का इलाज होता है, फिर चाहे वो औरत में हो या मर्द में। एक दफ़ा ज़रूर दिखाओ, बच्चों के बगैर ज़िंदगी बड़ी अधूरी और बेरंग होती है। और फिर तुम तो इतनी बड़ी जायदाद के मालिक हो, मुस्तकबिल में तुम्हारी इस जायदाद का वारिस कौन बनेगा? मैं सारा रास्ता महमूद की बात सोचता रहा। अब तक हम पहले ही बहुत से डॉक्टरों को दिखा चुके थे और अब मेरी बीवी शहनाज दिमागी मरीज़ा बन रही थी। हर वक्त बस यही पूछती थी कि हमारी औलाद कब होगी। मैं इसे जवाब दे दे कर तंग आ गया था। कभी कभी तो सोचता कि दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मैं शहनाज को छोड़ के किसी दूसरी औरत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसीलिए अभी तक इस शादी को निभा रहा था। आज महमूद की वजह से मुझे उम्मीद की एक किरण नज़र आई थी। मैं बाकी की सारी मीटिंग्स कैंसिल करके लंच के फ़ौरन बाद सीधे घर पहुंचा था। शहनाज मुझे देखकर हैरान हुई कि मैं दोपहर के वक़्त घर में क्या कर रहा हूँ। मैं इसके पास बैठा और इसे बताया कि तुम्हें याद है मेरे यूनिवर्सिटी का दोस्त महमूद, मैं अक्सर जिसका ज़िक्र करता हूँ, आज वो इत्तफ़ाक़न मुझे एक मीटिंग में मिल गया था और इसने मुझे एक अस्पताल का पता दिया है। अस्पताल सियालकोट में है, लेकिन सुना है कि वहाँ से कोई भी मरीज़ खाली हाथ नहीं लौटा, सबको ही शफा मिलती है। ये सुनना था कि शहनाज कहने लगी, फिर इंतज़ार किस बात का है? खुर्रम अभी और इसी वक्त मुझे ले चलो। वो तो हथेली पर सरसों जमाने के लिए तैयार बैठी थी। दरअसल वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। इसे ये फ़िक्र सताती थी कि कहीं मैं दूसरी शादी न कर लूँ, और इसीलिए वो ज़हनी मरीज़ा भी बन रही थी। मैंने इससे कहा, तुम तैयारी कर लो, हम कल सुबह सियालकोट के लिए निकलेंगे। 2-2.5 घंटे का रास्ता है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। इसके चेहरे पर खुशी नज़र आने लगी थी। हम जब भी कहीं इलाज के लिए जाते तो वो इतनी ही खुश और एक्साइटेड होती, लेकिन 2-4 महीने के बाद इसकी उम्मीद दम तोड़ जाती जब इलाज का खातिर ख्वाह कोई नतीजा बरामद ना होता, और फिर वो दोबारा मायूसी के अंधेरों में खोने लगती। इस बार इसके चेहरे की खुशी देखकर मैंने अल्लाह से दुआ की कि कोई ऐसा मुआवजा कर दे कि मेरी बीवी उम्मीद से हो जाए और इसके चेहरे से ये खुशी कभी ख़त्म ना हो। अगली सुबह ही मैं शहनाज के साथ इस अस्पताल पहुंच गया जिसका पता महमूद ने दिया था। वहां जाकर पता चला ये छोटा सा अस्पताल है और यहाँ सिर्फ 5 औरतों का ही इलाज होता है। दूसरा कोई मरीज़ इस अस्पताल में नहीं आता। ये सुनकर मुझे और तसल्ली हुई कि अगर एक ही चीज़ का अस्पताल है तो यकीनी इलाज भी बहुत तसल्ली बख्श होता होगा। और फिर महमूद ने भी काफ़ी तारीफ़ की थी, क्योंकि इसके अपनी बहन को यही से शफा मिली थी। मैं और मेरी बीवी अपनी बारी की इंतज़ार में बैठ गए। हमें टोकन दिया गया था और तकरीबन 1.5 घंटे बाद जाकर हमारा नंबर आया था। यहाँ रश बहुत ज़्यादा था और सभी औरतें शहनाज जैसी थीं। कुछ औरतें से शहनाज बातें करने लगी थी, तो इसे थोड़ा सा हौसला मिला कि बाकी सब भी इलाज की गर्ज से आई थीं और सभी तारीफ़ कर रही थीं कि यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छी तरह मरीज़ों से पेश आते हैं और इलाज भी बहुत अच्छा करते हैं। बस इलाज काफ़ी महंगा है। पैसों की परवाह मुझे या शहनाज को बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। मेरा अपना बहुत बड़ा कारोबार था। अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो औलाद थी, इसलिए पैसा लुटाने को भी हम तैयार थे। और आज तक बहुत से हकीमों और डॉक्टरों के पीछे हम लाखों रुपए वैसे ही लुटा चुके थे। बारी आने पर मैं और शहनाज दोनों ही डॉक्टर के कमरे में चले गए। एक उधेड़ उम्र डॉक्टर कमरे में बैठी हुई थी। इसने शहनाज के हाथ से फाइल ली और रिपोर्टों का ढेर निकाल कर चेक करने लगी। पिछले 6 सालों में मेरी बीवी ने
न जाने कितनी तरह के अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट करवा चुकी थी। वो सब के सब वो साथ लेकर आई थी। काफ़ी देर बाद डॉक्टर ने सर उठाया और कहने लगी, बीबी इतनी परेशानी की कोई बात नहीं है। खैर ये रिपोर्ट्स बहुत पुरानी हो चुकी हैं, इसलिए कुछ नए टेस्ट होंगे और फिर आपका इलाज शुरू किया जाएगा। इस डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए और कहने लगी, आप अभी ये टेस्ट करवा लें, हफ्ता भर बाद रिपोर्ट मिलेगी, तब आकर मुझे ये रिपोर्ट दिखाएं। मायूस ना हो, अच्छे की उम्मीद रखें, जल्द ही आपको खुशखबरी भी मिल जाएगी। डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैं अपनी बीवी को अस्पताल लेबार्ट्री ले गया। मेरी बीवी टेस्ट करवाने के लिए अंदर एक मखसूस कमरे में चली गई। मैं बाहर ही बैठा था। मैंने देखा कि लेबार्ट्री में कई जवान लड़कियां मौजूद थीं। वो सब की सब बहुत ही खूबसूरत थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल में ना आई हों, बल्कि किसी फैशन शो में आई हों। खैर डॉक्टर्स इसी तरह तैयार होते हैं। अब तक मैं ऐसी बहुत से डॉक्टर्स को देख चुका था जो हद से ज़्यादा महंगे कपड़े और जूते पहनती थी और पर्स भी लाखों रुपए का रखती थी। मरीजों से कमाती भी तो इतना ही थी, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वो लड़कियां ना ही डॉक्टर थीं और ना ही मरीज़ाएँ। ना जाने वो लेबार्ट्री में क्या कर रही थी। सब की सब हाथ पर हाथ रखे सुकून से बैठी थी। कुछ देर मैं इन्हें देखता रहा, लेकिन मुझे इनकी मौजूदगी का मतलब समझ ना आया और फिर मेरी बीवी शहनाज टेस्ट करवा कर वापस आ गई। रिपोर्ट एक हफ्ते के बाद मिलनी थी और जब भी डॉक्टर को दिखानी थी, इसलिए हम लोग घर के लिए निकल गए। मैंने अपनी बीवी शहनाज से कहा कि अब तुम दिन रात दुआ करो कि यहाँ से ही खुशखबरी मिल जाए। एक हफ्ता बड़ी तेज़ी से गुजरा। मैं दफ्तर के कामों में मसरूफ़ रहा, क्योंकि वह फिर अस्पताल जाने के लिए मुझे एक दिन की छुट्टी करनी थी और शहनाज तो दिन रात दुआएं मांग रही थी। फिर वो दिन भर आ गया जब हमें अस्पताल जाना था। हमने लेबार्ट्री से रिपोर्ट ली और डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स तसल्ली से देखी और फिर कुछ सोचते हुए कहने लगी कि आपकी बीवी की रिपोर्ट्स में तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है। मैं आपका टेस्ट भी करवाना चाहती हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर मैं कुछ चौंक गया, तो वह कहने लगी कि मैं ये बात एहतियातन कह रही हूँ। अगर खुदा न खास्ता आप भी थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपकी बीवी के इलाज के साथ ही आपका इलाज भी शुरू कर दूँगी और आपके मज़ीद इंतज़ार की अज़ियत ना उठाना पड़ेगी। वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, मेरी बात का मतलब समझ सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बीमारी किसी को भी हो सकती है और बात बीमारी की नहीं है। कभी कभी हमारे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए टेस्ट करवाने में कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं टेस्ट करवाने के लिए राज़ी हो गया कि शहनाज के साथ मेरा भी इलाज हो जाता, कम से कम बच्चे तो होते। डॉक्टर ने मुझे लेबार्ट्री भेज दिया। शहनाज डॉक्टर के पास ही बैठी रही। डॉक्टर कहने लगी कि रिपोर्ट आपको जल्द ही मिल जाएगी। आप रिपोर्ट लेकर वापस आएंगे, जब तक मैं दूसरे मरीज़ों को देख लेती हूँ। मैं लेबार्ट्री में अपना टेस्ट करवाने के लिए गया तो उन्होंने मुझे एक तरफ एक ख़ास कमरे में भेज दिया। मैंने वहाँ अपने टेस्ट का सैंपल जमा करवाया और बाहर निकलने लगा तो एकदम ही चौंक गया, क्योंकि इस कमरे में एक जवान लड़की दाखिल हो रही थी। मुझे कुछ शर्म सी महसूस हुई, क्योंकि ये कमरा मर्दों के लिए था। यहाँ मर्दों का ख़ास टेस्ट हो रहा था, तो फिर ये लड़की अंदर क्यों आई थी? शायद इसका ताल्लुक़ लेबार्ट्री से ही था, इसीलिए किसी ने इसे अंदर आने से नहीं रोका था। तकरीबन 1 घंटे के इंतज़ार के बाद मुझे रिपोर्ट मिल गई और मैं रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के कमरे में दोबारा पहुँच गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और कहने लगी, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोनों को ही दवा दे रही हूँ ताकि हार्मोन्स बैलेंस हो जाएं और हमल ठहर जाए। डॉक्टर की बात सुनकर मैं हैरान हुआ था, क्योंकि अब तक डॉक्टरों ने यही कहा था कि मेरी बीवी के पास हमल ठहरना मुमकिन नहीं है, इसीलिए वो दिन रात परेशान रहती थी। लेकिन इस डॉक्टर का कहना था कि सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। इसलिए हम दोनों मियाँ बीवी को कुछ ख़ास दवाएं लिखकर जो हमल ठहराने के लिए दी जाती हैं, और कहने लगी कि आप लोग पूरे 40 दिन बाद दोबारा यहाँ आएंगे और फिर मैं आपको दवाएं बदल कर दूँगी। इंशाल्लाह आपको 3 महीने में ही खुशी की खबर मिल जाएगी। मैंने और मेरी बीवी ने पाबंदी से दवाएं खानी शुरू कर दी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर रहे थे। हम दोनों हर रोज़ यही सोचते कि अब हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। हमारे घर में औलाद आएगी तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। शहनाज तो बच्चों के कपड़ों से लेकर इनके कमरे के डिज़ाइन तक के सिलेक्ट करने लगी थी। हम दोनों मियाँ बीवी ने 40 दिन तक लगातार दवाई खाई थी। शहनाज का चेहरा अब खिला खिला रहता था। वो मुझे खुश नज़र आने लगी थी और इस बात से मुझ पर बहुत अच्छा असर पड़ा था।
हम दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े भी कम हो गए थे, वरना जब भी शहनाज बच्चों की बात करती तो हमारे दरमियान बहस शुरू हो जाया करती थी। लेकिन अब हम दोनों के पास एक ही मौजू था कि बच्चा होगा तो इसका नाम क्या रखेंगे। 40 दिन बाद मैं और मेरी बीवी अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने बड़ी खुश अखलाकी का मुजाहरा किया। वो हम दोनों को देखते ही पहचान गई और फिर पूछने लगी कि हमने दवा वक़्त पर खाई या नहीं। तफसीलात लेने के बाद वो कहने लगी कि एक दफ़ा फिर आपको बीवी का टेस्ट करना होगा, लेकिन इसके लिए आपकी बीवी को यहाँ एक रात रखना पड़ेगा। हम रात को कुछ दवाएं देंगे और फिर सुबह में आपकी बीवी का टेस्ट होगा। ये सुनकर मैं परेशान हो गया क्योंकि मेरे लिए यहाँ रुकना मुमकिन नहीं था। बड़ी मुश्किल से मुझे एक दिन ही दफ्तर से छुट्टी मिलती थी क्योंकि मेरे लिए मीटिंग्स कैंसिल करना भी बड़ी परेशानी का सबब बनता था। एक रात यहाँ रुकने का मतलब था कि कल का दिन भी मुझे यहीं लग जाता और फिर मेरी छुट्टी होती। मैंने परेशानी से शहनाज को देखा तो वो कहने लगी कि आप मुझे एडमिट करवा कर चले जाएं, मैं अकेली रुक जाऊंगी। एक रात की ही तो बात है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। शहनाज के घर वाले भी दूसरे शहर में रहते थे और मेरे घर वाले सब अमेरिका में सेटल थे, इसलिए इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं था जिसे मैं शहनाज के पास ठहरने को कह देता। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी, आप परेशान ना हो, हम आपकी बीवी का ख्याल रखेंगे। शहनाज भी कहने लगी, आप बेफिक्र होकर चले जाएं। वैसे तो शहनाज काफ़ी अक्लमंद और समझदार औरत थी, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन सब से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने इसे कहीं अकेला छोड़ा हो। डॉक्टर कहने लगी, जो दवाएं आज रात आपकी बीवी को दी जाएंगी वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं, इसलिए आपको इसके पैसे पहले ही काउंटर पर जमा करवाने होंगे। मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मैंने पैसे जमा करवाए, अपनी बीवी का एडमिशन बनवाया और फिर इसे इस कमरे में छोड़ने के लिए गया तो वहीं वो लड़की चली आई जिस मैंने इस दिन लेबॉर्ट्री में देखा था। इसे देखकर मैं कुछ चौंक गया। वो मुस्कुराकर कहने लगी, इसे मेरी बीवी की देखभाल के लिए भिजवाया गया है। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत जवान थी। चेहरे से ना ही डॉक्टर लगती थी और ना ही नर्सों जैसी थी। लेबॉर्ट्री में भी वो न जाने क्या कर रही थी। इसे मेरी बीवी के पास क्यों भेजा गया था? मैं यही सोच रहा था कि जब ही वो कहने लगी कि यहाँ पर जो औरतें एक रात रुकती हैं वो थोड़ी परेशान होती हैं, इसीलिए हम लोग इनसे बातें करते हैं और इनकी परेशानियों को कम करते हैं। हमारे होने से इन्हें तसल्ली होती है और इलाज आसानी से हो जाता है, बस इसीलिए हमें यहाँ रखा गया है। वो लड़की बहुत ही तेज़ थी, इसने मेरा चेहरा पढ़ लिया था और ख़ुद ही हर बात का जवाब भी दे दिया था। इसकी बात सुनकर मुझे काफ़ी हद तक तसल्ली भी हो गई थी। काउंटर पर मुझसे पूरे 60,000 रुपये वसूल किए गए थे और बाकी का बिल तो डिस्चार्ज के वक़्त बनना था। ज़ाहिर सी बात है, जब अस्पताल वालों ने इतने पैसे लिए थे तो वो इस तरह की सहूलियात तो दे ही सकते थे। यही सोचकर मैं वापस के लिए निकल गया था। अब मुझे अगली शाम अपनी बीवी को लेने के लिए जाना था। रात हुई तो मैंने सोने से पहले अपनी बीवी को फ़ोन किया। वो काफ़ी खुश थी। इसने अपनी खैर खैरियत भी दी और कहने लगी कि स्टाफ बहुत अच्छा है, इसे बिल्कुल भी ना बोरियत हो रही है और ना ही परेशानी। मुझे पूरी तरह तसल्ली हो गई। अगले दिन मैं मीटिंग्स में मसरूफ़ रहा और शाम से पहले ही अस्पताल पहुंच गया। मेरी बीवी सफ़ेद जोड़ा पहने बिस्तर पर बैठी हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, मेरे सारे टेस्ट हो गए और आपको पता है क्या बात है? मैंने कहा कि मुझे क्या मालूम होगा, बताओ क्या बात है। मेरी बीवी को पहेलियाँ बुझवाने की वैसे ही बहुत आदत थी। वो एकदम ही मुस्कुराकर कहने लगी, आप बाप बनने वाले हैं। मैं उम्मीद से हूँ, रिपोर्ट में यही आया है। ये सुनना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने भी यकीनी से अपनी बीवी को देखा था, जिसे के चेहरे पर खुशी के साथ साथ आंसू भी थे। मैंने हैरत से पूछा, शहनाज तुम सच कह रही हो? वो कहने लगी, हाँ, चाहे तो रिपोर्ट देख ले। इसने अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मेरी तरफ बढ़ाई तो वाकई ही वो उम्मीद से थी। इस खबर ने मुझे में एक नई ज़िंदगी फूंक दी थी। मैं फ़ौरन अपनी बीवी के गले लग गया था। इतने में वो लड़की कमरे में आई थी। हम दोनों मियाँ बीवी को एक साथ देखकर वो वापस पलटने लगी तो मैं फ़ौरन पीछे हुआ और इसे शुक्रिया कहा। वो रुक गई और मेरी तरफ देखने लगी। मुझे ऐसा लगा रहा था जैसे इसके चेहरे का रंग बदल गया हो। मैंने इसे बताया कि मेरी बीवी ने इसकी बहुत तारीफ़ की है और बताया है कि वो मेरी बीवी का बहुत ख्याल रख रही थी। ये सुनकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो खामोशी से बाहर चली गई। शहनाज मुझे बताने लगी कि रात को डॉक्टर कमरे में आई थी। इसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया था। वो लड़की मेरे साथ ही थी। हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और फिर मुझे नींद आ गई।
जब मैं सुबह उठी तो मुझे टेस्ट के लिए ले जाया गया और अल्ट्रासाउंड में ही पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। लेकिन मैं ये बात आपको खुद सामने से बताना चाहती थी, इसीलिए फ़ोन नहीं किया। शहनाज के चेहरे पर अलग ही रंग चमक रहे थे। मैं इसे लेकर घर आ गया। मैंने इसे सर आंखों पर बिठा लिया था, बिस्तर से नीचे भी कदम ना रखने दिया। घर में 2 नौकरों का मज़ीद इजाफा कर लिया था। एक नौकरानी तो हर वक्त शहनाज के साथ रहती थी। 9 महीने बड़ी तेज़ी से गुजर रहे थे और फिर वो दिन आ गया जब शहनाज ने मेरी बेटी को जन्म दिया था। मैंने सारे अस्पताल में मिठाई बांट दी थी और अपनी बेटी को गोद में उठाकर इसके कान में आज़ान भी दी थी। लेकिन जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होने लगी और इसके चेहरे के खुदोखाल बदलने लगे, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, क्योंकि मेरी बेटी मेरी बीवी की जैसी नहीं थी, ना ही वो मेरे जैसी थी। बल्कि मैं जब भी इसके चेहरे पर नज़र डालता तो मुझे वही जवान लड़की याद आती जो अस्पताल में मेरी बीवी के साथ थी, क्योंकि मेरी बेटी हूबहू इस लड़की की जैसी थी। यहाँ तक कि मेरी बेटी की आंखों का रंग भी इस लड़की के जैसा ही शहद रंग था, जबकि मैं और मेरी बीवी इश्तिहार आँखों वाले थे। मेरी बेटी साल भर की हुई तो वो हूबहू उस लड़की जैसी ही लगने लगी। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मेरी बीवी जो इतने अरसे से बाँझ थी, वो महीने भर में ही उम्मीद से हो गई थी। इसे एक रात के लिए अस्पताल में भी रखा गया था। ना जाने क्या कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। मेरी बीवी मेरे साथ नहीं बल्कि इस लड़की के साथ रुकी थी। कोई तो बात ऐसी थी जो मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरी बेटी का चेहरा मुझे चीख कर बता रहा था कि कुछ गलत ज़रूर हुआ है। मैंने बातों बातों में अपनी बीवी से भी बहुत कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन मेरी बीवी कुछ भी याद नहीं था। वो बस यही कहती थी कि अस्पताल में मुझे इंजेक्शन लगाया था और कुछ ही देर बाद मैं सो गई थी। तब मेरा शक हद से ज़्यादा बढ़ा तो मैं खामोशी से एक दिन अपनी बेटी को लेकर घर से निकला और अस्पताल पहुंच गया। मैंने अपनी बीवी को बिना बताए अपना और अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट करवाया और हफ्ते भर बाद जब रिपोर्ट आई तो मेरे सारे शक्कों को शुबहात पर पानी फिर गया, क्योंकि वो मेरी ही बेटी थी। मैंने मोहब्बत से इसे चूमा और इसे अपना वहम जान लिया। मुझे जो कोई भी ऐसा शख्स मिलता जो बेऔलाद होता तो मैं इसे बखुशी इसी अस्पताल का पता देता और कहता कि वहाँ पर बांझपन का बहुत अच्छा इलाज होता है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन मुझे होटल में महमूद नज़र आया। मैं जैसे ही इसके पास गया तो वो मुझसे नज़रें चुरा कर बाहर जाने लगा। मैंने इसे रोका और कहा कि कहाँ भाग रहे हो, इतने अरसे बाद मिले हो तो तुम दुबई चले गए थे। मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई है और साथ बैठकर लंच करते हैं। वो खामोशी से मेरे सामने बैठ गया। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस दिन के बाद से मेरी तुझसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज मैं एक बेटी का बाप बन गया हूँ और ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी बात सुनकर महमूद खुश तो ना हुआ, अलबत्ता नज़रें चुराने लगा। मैंने इसे से पूछा कि क्या हुआ है, कोई बात है, कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे? वो एकदम ही घबरा गया और फिर मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, यार खुर्रम, मुझे माफ़ कर दे। मुझे नहीं मालूम था कि वो अस्पताल वाले कैसा खेल खेलते हैं, वरना मैं तुझे कभी वहाँ ना भेजता। महमूद की बात सुनकर मैं हैरान हुआ और कहा, क्या बात है, कुछ तो बताओ, वहाँ क्या था? लेकिन मेरी बीवी को वहीं से शफा मिली है। खुर्रम ने इनकार में सर हिलाया और कहने लगा, वहाँ से शफा नहीं मिली बल्कि धोखा मिला है। नज़रें झुकाए कहने लगा, मेरी बहन जिसको वहाँ से बेटी हुई थी, इसकी बेटी कुछ अरसे बाद बहुत शदीद बीमार हो गई और जब अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि इसे कोई बीमारी है जिसके लिए वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। मेरी बहन ने सोचा कि वो अपनी बेटी को खुद बोन मैरो देगी, इसलिए इन दोनों माँ बेटी के बहुत सारे टेस्ट हुए और इत्तफाकन मेरी बहनोई ने डीएनए टेस्ट भी करवाया था। और पता है नतीजा क्या आया? वो बच्ची मेरी बहन की नहीं थी बल्कि किसी और की थी। महमूद की बात सुनकर मैं सकते में आ गया और कहा, यह कैसे मुमकिन है? महमूद कहने लगा कि हम लोग भी बहुत परेशान हुए और फिर जब मालूमात की और इस अस्पताल गए तो पता चला कि वो लोग तो एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। टेस्ट के नाम पर वो मर्दों के जरासीम हासिल करते हैं और इसी वक्त इन्हें जवान लड़कियों के जिस्म में दाखिल कर देते हैं। जवान लड़कियां जो सेहतमंद होती हैं वो जल्द हामला हो जाती हैं और वो लोग एक रात मरीज़ा को टेस्ट करने के नाम पर रख कर इन जवान लड़कियों के जिस्म से एम्ब्रियो निकाल कर मरीज़ा के जिस्म में दाखिल कर देते हैं। बांझ औरत को लगता है कि ये इसका बच्चा है और वो हामला हो गई है, जबकि दरअसल ये बच्चा उसके शौहर और उस औरत का होता है जिसे अस्पताल वालों ने इस काम के लिए ख़रीदा हुआ है। मेरी बहन की जो बेटी है वो मेरी बहनोई और उस औरत की है जिसे मेरी बहन की
देखभाल के नाम पर एक रात इसके साथ रखा गया था। हमने ये बात अपनी बहन को नहीं बताई क्योंकि सालों बाद इसे खुशी मिली और वो दोबारा ऐसे जीने लगी थी। महमूद रोते हुए कहने लगा, यार मुझे माफ़ कर दे, ये सब मुझे कुछ ही अरसे पहले पता चला। इसीलिए आज तुझे देखकर मैं फ़रार होना चाहता था कि क्योंकि मैं जानता था कि तेरे सामने बैठूंगा तो सच नहीं छुपा सकूंगा और तेरी खुशी खाक में मिल जाएगी। महमूद की बातें सुनकर वो वाकई ही मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मैंने अपना और अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट तो करवाया था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इसकी माँ मेरी बीवी नहीं होगी। मैंने इन दोनों का कोई टेस्ट नहीं करवाया था। मेरी बेटी हूबहू उस जवान लड़की जैसी थी जो इस दिन लेबॉर्ट्री में दाखिल हुई थी। यकीनन मेरे जरासीम को इस लड़की के जिस्म में दाखिल किया गया था और फिर इसके जिस्म से एम्ब्रियो निकालकर मेरी बीवी के अंदर डाला गया था। अस्पताल वाले इंतहाई भयानक खेल खेल रहे थे क्योंकि उन्होंने मेरी बीवी के डिस्चार्ज के वक़्त पूरे 2 लाख का बिल बनाया था और मैंने भी इस खुशी में वो बिल अदा किया था कि मैं बाप बनने वाला हूँ। कुछ देर महमूद के साथ बैठकर मैं घर वापस लौट आया था। मैं सोच रहा था कि अपनी बीवी को हकीकत बता दूंगा, लेकिन जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी हमारी बेटी ईशा के साथ खेल रही थी। शहनाज के चेहरे पर जो खुशी में देख रहा था वो खुशी सालों बाद नज़र आ रही थी। अगर मैं इससे ये खुशी छीन लेता तो शायद वो जीते जी मर जाती। ईशा मेरी और शहनाज की बेटी थी, यही बात हमें मालूम थी और दुनिया भी यही बात जानती थी। इसीलिए किसी को सच बताने की ना ही कोई ज़रूरत थी और ना ही कोई फ़ायदा। मुझे देखकर ईशा अपने छोटे छोटे कदमों से भागती हुई मेरी तरफ आई और मैंने इसे गोद में उठाकर चूम लिया। ये मंज़र देखकर शहनाज खिलखिलाकर हंसने लगी और इस मंज़र ने मेरे घर को मुकम्मल कर दिया। अब किसी सच की कोई गुंजाइश नहीं थी। अलबत्ता मैंने अपने एक दोस्त को इस अस्पताल के बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरा दोस्त कमिश्नर था और मैं जानता था कि जल्द ही वो कोई लीगल एक्शन लेगा और इस सारे अस्पताल के अमले को धर लिया जाएगा। औलाद ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। कुछ लोग इसी बात का फ़ायदा उठाकर अपना कारोबार चमकाते हैं, भयानक तरीक़ों से लोगों के जज्बातों के साथ खेलते हैं। इसीलिए इस तरह के लोगों से होशियार रहें और औलाद के लिए कभी किसी गलत जगह का इंतखाब ना करें। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल लवली एंजल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।